Hello dear students, welcome back to the channel and today we are going to start first chapter of your class 10 civics. It is power sharing. पावर शेयरिंग आपकी क्लास 10 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जो हम आज स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अ, और भी अलग अलग चैप्टर्स के वीडियोस मैंने अपलोड किए चैनल पे, आप उनको भी देखें ताकि आपको और अच्छा कंटेंट मिले। तो पावर शेयरिंग की बात करते हैं। सबसे पहले जो लेसन का नाम है पावर शेयरिंग, इसी में हमें पता चलता है कि पावर शुड बी शेयर्ड। पावर जो है ना, पॉलिटिकल पावर, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, सोशल ग्रुप्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। किसी भी देश में पावर शेयरिंग होनी ज़रूरी है। फिर वो पावर शेयरिंग अलग अलग ऑर्गन्स को मिलनी चाहिए, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। पावर शेयरिंग अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबको पावर मिलनी चाहिए। फैमिली की बात कर ले, किसी गांव की बात कर ले, पावर शेयरिंग अगर नहीं हुई तो लोगों के अंदर डिस्ट्रस्ट, अविश्वास तैयार होता है, लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, इकोनॉमिक पावर हो, किसी भी प्रकार की पावर हो। यहाँ हम पॉलिटिकल पावर की बात करेंगे। पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है और जिन देशों ने पावर शेयरिंग की है उन देशों में बहुत अच्छी कंडीशन है, वो हम देखेंगे। तो पावर शेयरिंग जब ये चैप्टर हम पढ़ेंगे तो हमें दो देशों का एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले पढ़ना है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे बेल्जियम का और सेकेंड एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे श्रीलंका का। सो दीज टू एग्जाम्पल्स वी आर गोइंग टू स्टडी हियर कि इन दो देशों में से किसने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया और किसने नहीं किया। कौन से देश ने पावर डिस्ट्रीब्यूट की तो उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, और कौन सा देश है जिसने पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, है ना, पावर शेयरिंग नहीं की। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाते हैं आपको, फिर उसके बाद ये मैप फिर से देखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेल्जियम से। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, बहुत खूबसूरत देश है बेल्जियम। पहले इसकी बात करते हैं बेल्जियम की, फिर हम श्रीलंका की बात करेंगे, है ना। बेल्जियम बेल्जियम इज अ कंट्री इन यूरोप एंड इट इज स्मॉलर देन हरियाणा। हरियाणा अपने इंडिया का एक छोटा सा राज्य है हरियाणा। हरियाणा से भी छोटा राज्य है बेल्जियम। हरियाणा से भी छोटा देश है बेल्जियम। हरियाणा तो एक राज्य ही है, ये उससे भी छोटा देश है। बेल्जियम के पड़ोस में अगर हम देखेंगे तो कौन कौन है, तो नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। ये बेल्जियम की बॉर्डर इन देशों के साथ जुड़ी हुई है। बेल्जियम की पॉपुलेशन 1 करोड़ है बस, एंड दिस पॉपुलेशन इज अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। मतलब हमारी हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ और बेल्जियम की पॉपुलेशन सिर्फ 1 करोड़। देखो, छोटा सा देश है, लेकिन अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, इसलिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है। तो वहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है वो थोड़ा अलग दिखेगा। छोटा देश है लेकिन एथनिक कंपोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो कैसा एथनिक कंपोजिशन है, कौन से प्रकार के लोग रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, वही एथनिक कंपोजिशन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन देखते हैं। अब बेल्जियम में दो प्रकार का कंपोजिशन मिलेगा। बेल्जियम जो है, ये खुद बेल्जियम का कंपोजिशन, और बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी है ब्रसल्स, वहाँ पे अलग ही प्रकार से लोग रहते हैं। जैसे इंडिया और दिल्ली, इंडिया में अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग और दिल्ली में अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, है ना। तो इस तरह से बेल्जियम की मैं बात कर रहा हूँ कि बेल्जियम में जो देश है उसमें अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग लोग बोलते हैं, और ब्रसल्स में थोड़ा उल्टा है। तो पहले बेल्जियम की बात कर लेते हैं। बेल्जियम में 59% जो लोग हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं और फ्लेमिश नाम के एरिया में रहते हैं। 59% मतलब बेल्जियम में किसकी मेजोरिटी है, डच लोगों की मेजोरिटी है बेल्जियम में, है ना। तो डच अगर मेजोरिटी में है तो कोई ना कोई माइनॉरिटी में होगा। तो कौन माइनॉरिटी में है, फ्रेंच पीपल। फ्रेंच यहाँ पे सिर्फ 40% लैंग्वेज बोलते हैं और वेलोनिया रीजन में रहते हैं। देखिए, डच मेजोरिटी में है बेल्जियम में, है ना। तो डच मेजोरिटी में है और फ्रेंच माइनॉरिटी में है। 59% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं और फ्लेमिश नाम के एरिया में रहते हैं, और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और वेलोनिया नाम के एरिया में रहते हैं, और 1% जो है वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। जर्मन्स भी है वहाँ पे क्योंकि उनका पड़ोसी देश है जर्मनी, जिससे जर्मन लैंग्वेज का थोड़ा प्रभाव उनके ऊपर दिखता है। तो बेल्जियम में हमें क्या पता चला कि डच इज मेजोरिटी कम्युनिटी एंड फ्रेंच इज माइनॉरिटी कम्युनिटी। लेकिन ब्रसल्स में उल्टा है। देखिए, फ्रेंच यहाँ पे माइनॉरिटी है ना, तो फ्रेंच यहाँ पे ब्रसल्स में मेजोरिटी है। मतलब जो कम्युनिटी देश में माइनॉरिटी में है वो कैपिटल सिटी में मेजोरिटी में। 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन कहाँ पे, कैपिटल सिटी में ब्रसल्स में। और सिर्फ 20% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। 20% पीपल स्पीक डच लैंग्वेज। लेकिन ये हम ब्रसल्स की बात कर रहे हैं। मतलब जो कम्युनिटी, फ्रेंच कम्युनिटी माइनॉरिटी में थी, फ्रेंच कम्युनिटी माइनॉरिटी में थी कहाँ पे, देश में, वो कैपिटल सिटी में मेजोरिटी है। और डच कम्युनिटी जो यहाँ मेजोरिटी में थी बेल्जियम में, कंट्री में, वो यहाँ माइनॉरिटी में है।
मतलब एक कम्युनिटी कैपिटल सिटी में मेजोरिटी, तो वहाँ माइनॉरिटी कंट्री में, और जो कंट्री में माइनॉरिटी वो कैपिटल सिटी में मेजोरिटी। तो मेजोरिटी माइनॉरिटी ये अपोजिट यहाँ पर रोल दोनों लैंग्वेजेस का दिखता है हमें। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर यहाँ पे डच कंट्री की, बेल्जियम की बात करें, डच अगर अपनी पावर फ्रेंच को दे देंगे तो यहाँ पे ब्रसल्स में फ्रेंच अपनी पावर डच को दे देंगे। तो एक दूसरे को पावर शेयर इन्होंने कर दी। बेल्जियम की बात करेंगे तो डच लोगों ने, यहाँ पे मैं डी लिखता हूँ, डच लोगों ने फ्रेंच को पावर दे दी, ये बेल्जियम की बात है। और ब्रसल्स की बात करेंगे यहाँ पे ऊपर, तो फ्रेंच लोगों ने डच को पावर दे दी, क्योंकि नीचे डच वालों ने फ्रेंच को दी थी, इसलिए फ्रेंच वालों ने यहाँ पे डच को पावर दे दी और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो समझते हैं एक दूसरे की इमोशंस को, वो समझते हैं कि पावर शेयरिंग इज वेरी इसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है ना। अब हम अगर बेल्जियम की बात करेंगे तो ये 40% जो लोग हैं, भले ही ये माइनॉरिटी में है लेकिन ये बहुत ही अमीर है। देखिए आगे पढ़ेंगे, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग रिच एंड पावरफुल। देखिए मैं फ्रेंच बेल्जियम की, पूरे बेल्जियम कंट्री की बात कर रहा हूँ। ये जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाली माइनॉरिटी कम्युनिटी 40% सिर्फ, ये भले ही 40% है बट देवर रिच एंड पावरफुल, मतलब उनके पास पैसा ज़्यादा है और पावर ज़्यादा है। फिर भी फ्लेमिश वालों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, है ना। डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट, डच बोलने वालों को फायदे मिले लेकिन थोड़े लेट मिले। गॉट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। पहले फायदा किसको हुआ, यहाँ पे फ्रेंच, जो संख्या में कम है लेकिन पावर और पैसा ज़्यादा है। जो डच है वो संख्या में ज़्यादा थे लेकिन पावर और पैसा नहीं था शायद, इस वजह से उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाई, तो हुई लेकिन थोड़ी लेट हुई। तो इन कारणों की वजह से दोनों के बीच में टेंशन बना रहता था। अब एक ही देश है, एक लैंग्वेज बोलने वाले अमीर है, एक लैंग्वेज बोलने वाले गरीब है, तो तनाव तो होगा ही। तो यहाँ पे तनाव तैयार हुआ, टेंशन तैयार हुआ, झगड़े छोटे मोटे होते रहते थे, तो ये प्रॉब्लम चलती रहती थी। तो आगे क्या हुआ फिर, दिस लेड द टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950s एंड 60s। 1950 से 1960 के बीच में बेल्जियम कंट्री में, हम अब ब्रसल्स की बात नहीं कर रहे, बेल्जियम कंट्री में डच और फ्रेंच के बीच में तनाव चलता रहता था, क्योंकि फ्रेंच के पास पावर ज़्यादा है, पैसे है। डच की संख्या ज़्यादा होने के बाद भी उनके पास पावर नहीं थी, इसलिए वहाँ पे तनाव बना रहता था। तो यहाँ पे जो फ्रेंच, भले ही संख्या कम है, पावर ज़्यादा है, वो समझदार निकले। उनको पता चल गया कि देश में अगर शांति चाहिए तो हमें पावर शेयरिंग करना ज़रूरी है। और ब्रसल्स में भी ऐसा ही हुआ, ब्रसल्स में भी जो फ्रेंच मेजोरिटी में है उन्होंने भी समझ लिया कि डच के साथ पावर शेयरिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ अगर वो डच के साथ पावर शेयरिंग करेंगे तो कंट्री में डच फ्रेंच के साथ पावर शेयरिंग करेंगे, है ना। तो ब्रसल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, ब्रसल्स में अलग प्रॉब्लम थी, हमने पहले ही बताई कि फ्रेंच यहाँ पे मेजोरिटी में है और डच माइनॉरिटी में है, और यही फ्रेंच कंट्री में माइनॉरिटी में थी। तो जो फ्रेंच कंट्री में माइनॉरिटी में थी वो यहाँ मेजोरिटी में है ना। तो डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन कंट्री बट माइनॉरिटी इन कैपिटल। देखो डच माइनॉरिटी इन कैपिटल बट मेजोरिटी इन कंट्री। डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में है लेकिन बेल्जियम में मेजोरिटी में है। तो इस तरह से इनका एथनिक कंपोजिशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। तनाव थे लेकिन इन्होंने अपने तनावों को सॉल्व कर दिया, झगड़े होने नहीं दिए, पावर शेयरिंग की। डच वालों ने फ्रेंच को पावर दे दी, फ्रेंच वालों ने डच को पावर दे दी और झगड़े खत्म हो गए। श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका एवरीबडी नोज इट इज अवर सदर्न नेबरिंग कंट्री, आइलैंड कंट्री। इट इज एन आइलैंड नेशन जस्ट फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। थोड़ा हम अगर साउथ में जाते हैं तो इंडिया से थोड़ा नीचे जाएंगे कुछ 50 60 70 किलोमीटर, तो हमें श्रीलंका की ज़मीन दिखाई देती है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट सेम एज इन हरियाणा। इनकी पॉपुलेशन भी 2 करोड़ है, अपने हरियाणा के बराबरी की। लेकिन इनकी पॉपुलेशन थोड़ी डाइवर्स है, वहाँ पे लैंग्वेजेस अलग अलग बोली जाती है ना। तो कौन सी लैंग्वेज कितने परसेंट लोग बोलते हैं वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंहला स्पीकर। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, 74% लोग जो है वो सिंहला लैंग्वेज बोलते हैं और बुद्धिस्ट रिलीजन के, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। ये पॉइंट हमें याद रखना है यहाँ पर। सिंहला बोलने वाले लोग 74% लोग हैं जो सिंहला लैंग्वेज बोलते हैं और वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म। ओके, अब सिंहला वाले मेजोरिटी में आ गए, बचा कौन, माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी में कौन है, तमिल स्पीकर्स, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग, और ये 18% है। ओके, अब तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी है। हिंदू लोग भी तमिल लैंग्वेज बोलते हैं और मुस्लिम लोग भी तमिल। तो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, हिंदुज्म एंड इस्लाम। ओके, अभी जो 18% है ना, इसमें भी दो ग्रुप है तमिल स्पीकर्स में। श्रीलंकन तमिल से 13% और इंडियन तमिल से 5%, टोटल हो गए 18%।
13 और 5 को अगर हम प्लस कर दे तो 18% टोटल तमिल्स। ये इंडियन तमिल्स कौन है? ये इंडियन तमिल्स वो है जब प्लांटेशन के काम चलते थे, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी श्रीलंका में भी और इंडिया में भी, तो इंडिया से बहुत सारे लोग श्रीलंका चले गए थे कुछ 50-100 साल पहले। तो ये अ, तमिल्स ही है जो इंडिया के ही है वहाँ पर गए हुए, जो प्लांटेशन के लिए गए थे वहाँ पर। 7% वहाँ पे क्रिश्चियंस भी है, हु आर बोथ तमिल एंड सिहला। क्रिश्चियन जो है ना वो तमिल लैंग्वेज भी बोलते हैं और सिहला लैंग्वेज भी बोलते हैं। ऐसे 7% लोग क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर मेन पार्ट बन जाता है। अब मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बेल्जियम का मैप है पहला, ये नंबर 1 पे है, बेल्जियम का मैप है। क्या है इसमें? तो सबसे पहला ये फ्लेमिश रीजन है जहाँ पे हमने बात की थी ना कि पर्टिकुलर लैंग्वेज बोली जाती है डच। और ये देखिए दूसरा वेलोनिया रीजन है, ये हम इंडेक्स में देख सकते हैं, जहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, और छोटा सा कलर हमें जर्मन का भी मिलेगा, ये देखिए जर्मन्स भी है यहाँ पर। इधर जर्मनी होगी इनका पड़ोसी देश, इसलिए इधर जर्मन भी दिख जाएंगे। तो ऊपर फ्लेमिश, नीचे वेलोनिया। ओके, फ्लेमिश में डच और वेलोनिया में फ्रेंच लैंग्वेज। इस तरह से यहाँ पर लैंग्वेजेस बोली जाती है। कुछ वेलोनिया के लोग फ्लेमिश में भी रहते हैं, कुछ फ्लेमिश के लोग वेलोनिया में भी रहते हैं, मिक्स रहते हैं। इन्होंने समझदारी दिखाई, झगड़े नहीं किए। लेकिन अगर हम श्रीलंका की बात करेंगे, ये देखिए श्रीलंका के मैप में आ जाते हैं। ये ऊपर वाला जो ब्राउन कलर दिख रहा है ये इंडिया के नज़दीक है, इसे यहाँ पे तमिल रहते हैं। ये देखिए ये भी यहाँ पे तमिल रहते हैं, ये स्पेशली श्रीलंकन तमिल है। ओके, और इंडियन तमिल हमें यहाँ पे मिलेंगे कुछ, ये येलो कलर के जो स्पॉट्स है यहाँ पे कुछ इंडियन तमिल हमें मिलेंगे। और ये पूरा ब्लू कलर जो है बिग, ये है वहाँ पे सिहली, सिहला लैंग्वेज बोलने वाले बुद्धिज्म रिलीजन के लोग। तो ये देखिए नॉर्थ में रहते हैं। ओके, अब हम श्रीलंका की बात कर रहे थे कि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा कम्युनिटी, सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाले लोग सिहला, 74%। तो ये जो सिहला कम्युनिटी के लोग हैं ये अपनी पावर शेयरिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, ये किसी को पावर देने के लिए तैयार नहीं। इसलिए तो सिहला और तमिल लोगों के बीच में झगड़े चलते ही जा रहे हैं, सिविल वॉर। और इसकी वजह से बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हुए, इंडिया के ऊपर भी उसके बहुत सारे इफेक्ट्स हुए थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे वहाँ पर, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि श्रीलंका में फिर ये जो सिहला नाम की कम्युनिटी, इन्होंने ऐसा क्या क्या किया कि तमिलों पे अन्याय होने लग गया। तो सिहला लोगों ने क्या किया, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, जिसकी मेजोरिटी उसकी सरकार, ऐसा इन्होंने रूल बना दिया। जिसकी मेजोरिटी उसी की चलेगी, जिसकी मेजोरिटी उसी को फायदे मिलेंगे, जिसकी मेजोरिटी उसी के पास पावर होगी। तो इस प्रकार की सरकार को क्या कहते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म, जिसकी मेजोरिटी उसकी सरकार। इंडिया में तो ऐसा नहीं है, इंडिया में डेमोक्रेसी है। अगर हम इंडिया में ऐसा कर दे तो जिसकी मेजोरिटी उसकी सरकार, फिर तो हिंदुओं की सरकार बनेगी। लेकिन इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, हमने कभी ऐसा नहीं किया, हमने सबको इक्वल राइट्स दिए। इसीलिए तो अपने देश में एपीजे अब्दुल कलाम जी भी प्रेसिडेंट बने थे मुस्लिम होने के बाद, डॉक्टर हमीद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट बने थे मुस्लिम होने के बाद। तो अपने इंडिया में मेजोरिटेरियनिज्म नहीं है, अपनी इंडिया में डेमोक्रेसी है, अपनी इंडिया में सेक्युलरिज्म है। चलो श्रीलंका की बात करते हैं अब डिटेल में कि श्रीलंका ने ऐसे कौन सी स्टेप्स ली जिस वजह से उनका देश मेजोरिटेरियनिज्म बन गया, स्पेशली सिहला लोगों की वजह से। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, एक साल के बाद इनको भी आज़ादी मिल गई। हमें मिली 1947 में, इनको मिली 1948 में। ठीक है, द लीडर्स ऑफ सिहला, जैसे आज़ादी मिली ना, ये सिहला कम्युनिटी के लोगों को पता चल गया कि हम ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने द लीडर्स ऑफ सिहला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट, इन्होंने सरकार के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। सारी की सारी पावर्स इन्होंने अपने हाथ में ले ली, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा थी 74%, तमिलों की संख्या कम है, ओनली 18%, है ना। As a result, the democratically elected government adopted the series of majoritarian measures to establish Sihla supremacy. वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने मेजोरिटेरियन नाम का सिस्टम फॉलो कर लिया, जिसमें सिहला कम्युनिटी को ही सुप्रीम माना गया, उनको ही ज़्यादा पावर मिल गई। क्योंकि गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा लोग, जो भी नई गवर्नमेंट बनी होगी उसमें सबसे ज़्यादा लोग सिहला ही थे, इस वजह से उनकी बात मानी गई। तो यहाँ पे अब हम ये फर्स्ट पॉइंट इसको मान लेते हैं कि क्वेश्चन अगर आता है कि हाउ मेजोरिटेरियनिज्म फॉर्म्ड इन श्रीलंका, श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म कैसे तैयार हुआ, तो ये इसको भी आप फर्स्ट पॉइंट मान सकते हो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ओके, ये थर्ड पॉइंट इसको, और ये फोर्थ। लेकिन फोर्थ पॉइंट में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट मिलता है, अगर आप फोर्थ को पहले भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। तो क्या लिखा है फोर्थ पॉइंट में, 1956 का साल आते आते सिहला कम्युनिटी ने एक एक्ट बना दिया। एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिहला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल। 1956 में सिहला लोगों ने उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया।
अब सिहला लैंग्वेज को अगर ऑफिशियल बना देंगे तो तमिलों को डिसरिगार्ड, उनको इग्नोर कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया तमिलों को। तो ये सबसे मेन स्टेप है जिसके द्वारा उन्होंने सिहलाओं को ही ज़्यादा पावर दी, उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल बना दिया। सारे काम सिहला लैंग्वेज में होंगे अभी, है ना। अब अगली बात करते हैं, द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिहला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। मेन पार्ट है हमारा यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। सिहला कम्युनिटी ने ऐसे कुछ रूल्स बनाए जिसकी वजह से सारी यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स सिर्फ सिहलाओं को ही मिलेगी, तमिलों को नहीं। तमिलों को हर जगह से हटाया गया। नई संविधान, नया कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार किया उन्होंने। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। जो नया संविधान बनाया उसमें वो सिर्फ बुद्धिज्म रिलीजन को प्रोटेक्ट करेंगे और उसको बढ़ाएंगे आगे, उसी को बढ़ावा देंगे, उसी को कुछ डेवलपमेंट के मौके देंगे। तो इससे ये पता चलता है कि सिहलाओं ने सिर्फ उनके खुद के लिए काम किया, तमिलों को हर जगह से हटाते गए, हर जगह से निग्लेक्ट करते गए। इस वजह से तमिल जो थे वो बहुत गुस्से में आ गए, उनको एलिनेशन की फीलिंग आने लग गई, फीलिंग ऑफ एलिनेशन। उनको लगने लग गया कि वो इस देश के है ही नहीं, वो अलग ही है, दे आर नॉट श्रीलंकन, ऐसा उनको फील होने लग गया। फिर उन्होंने क्या किया, दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिहला लीडर्स वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उनको पता चल गया कि कोई भी सिहला लोगों की या बुद्धिस्ट लोगों की पार्टी हमारे लिए नहीं है, हमें अपनी खुद की पार्टी बनानी पड़ेगी, हिंदुओं की और मुस्लिमों की, है ना। तो तमिल, जो तमिल्स थे वो कौन थे, हिंदू और मुस्लिम। और सिहला लैंग्वेज बोलने वाले कौन थे, तो बुद्धिज्म। तो उनको पता चल गया कि बुद्धिस्ट एंड सिहला आर नॉट सीरियस अबाउट वी पीपल, वो हमारे कल्चर को, हमारी लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं है, वो हमें दबाना चाहते हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया, फिर तमिलों ने क्या किया, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। पहले तो उनको राइट्स नहीं मिले, संविधान, जो नया संविधान बनाया था ना सिहलाओं ने, उसमें तमिलों को राइट्स नहीं मिले। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स, जॉब से भी उनको हटा दिया गया तमिलों को। अदर अपॉर्चुनिटीज़ जो भी थी वो भी हटा दी गई, इवन उनके इंटरेस्ट जो थे उनको भी इग्नोर कर दिया गया। तो हर जगह से तमिलों को बिल्कुल दूर कर दिया गया, उनको डेवलपमेंट के रास्ते से बिल्कुल हटा ही दिया। अब तमिलों ने कैसे स्ट्रगल किया, तो यहाँ पे हम स्ट्रगल वाला पार्ट पढ़ सकते हैं कि तमिलों ने इसके खिलाफ क्या आवाज़ उठाई। एज अ रिजल्ट द रिलेशनशिप बिटवीन सिहला एंड तमिल कम्युनिटीज ट्रेंड ओवर टाइम। सिहला और तमिलों के बीच में तनाव बढ़ता ही गया, झगड़े हुए, सिविल वॉर हुआ। इसी वजह से तो कुछ और लोगों के नाम सामने आए, जिसमें वेलपल्ली प्रभाकरण का नाम सामने आता है, जो तमिलों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन बहुत ही हिंसक तरीके से। तो बहुत ज़्यादा बड़ा सिविल वॉर हुआ, ढेर सारे लोग मारे गए, सिविलियंस, आम जनता भी मरी उसमें, है ना। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज, जो श्रीलंकन तमिल थे ना, इंडियन तमिल तो है ही है, लेकिन श्रीलंकन तमिल जो थे स्पेशली श्रीलंका के, उन्होंने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, क्योंकि उनको पता था कि कोई भी सिहला उनके लिए नहीं लड़ेगा, क्योंकि सिहला सिहलाओं के खिलाफ क्यों जाएंगे। तो तमिलों ने उनके लिए पार्टी बनाई एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर उन्होंने डिमांड की कि अब हमें हमारी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है। फॉर रीजनल एटोनॉमी, हमें हमारे पर्टिकुलर एरिया में पावर चाहिए। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, हर जगह पे इक्वेलिटी चाहिए, जॉब्स हमें मिलनी चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में हमें इक्वेलिटी चाहिए, मतलब हर जगह पे उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स वर रिपीटेडली डिनाइड। जो भी उनकी डिमांड थी कि सेपरेट कंट्री चाहिए, उन्होंने सेपरेट कंट्री की भी डिमांड की थी। नॉर्थ और ईस्टर्न में उनको सेपरेट कंट्री चाहिए थी। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ये देखिए, जहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा है ना, ये नदर्न पार्ट, और ये ईस्टर्न पार्ट, जहाँ तमिलों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे उनकी डिमांड थी कि हमें एक सेपरेट देश भी मिल जाना चाहिए। लेकिन ये उनकी रीजनल ऑटोनॉमी जिसको कहते हैं, इसके लिए सिहलाओं ने हमेशा उनको मना कर दिया। इन 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड। 1980 के पीरियड में ढेर सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई, जिन्होंने क्या डिमांड रखी, इंडिपेंडेंट तमिल एलम, इंडिपेंडेंट तमिल कंट्री, स्टेट सेपरेट, वो नॉर्थ में और ईस्टर्न में होना चाहिए, जो अभी मैंने आपको मैप में दिखाया। लेकिन सिहला जी थे जो तैयार ही नहीं थे उनको पावर देने के लिए, और ना ही उनको सेपरेट कंट्री देने के लिए। इसीलिए तो श्रीलंका में तनाव चलता ही जा रहा था, तमिलों के बीच में और सिहला लोगों के बीच में। तो तनाव इतना बढ़ गया कि आगे जाके सिविल वॉर शुरू हो गया। द डिस्ट्रस्ट, दोनों के बीच में अविश्वास, दोनों एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं रखते थे, तमिल और सिंहला। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट, इन दोनों के बीच में झगड़े होने लग गए। वो झगड़े इतने बड़े हो गए कि वो सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गए। देश के अंदर ही जब दो कम्युनिटी लड़ती है, देश के अंदर ही दो रिलीजन लड़ते, तो सिविल वॉर हो जाता है। इसमें आम जनता भी मारी गई। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज, दोनों तरफ से लोग मरे, हजारों मरे। मेरी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री, बहुत सारे लोगों ने देश छोड़ा और वो इंडिया में आ गए एज अ रिफ्यूजी, है ना।
एंड मेनी मोर लॉस देयर लाइवलीहुड। इन्हीं की बात वो कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग कर रहे थे। जब CAA और NRC लगा था तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आवाज़ उठाई थी कि आप सिर्फ हिंदुओं को, दलितों को या बौद्ध लोगों को ही क्यों सिटीजनशिप दे रहे हो, जो श्रीलंका से आए हुए लोग हैं उनको क्यों नहीं दे रहे हो, तमिलों को। तो ये आवाज़ उन्होंने उस वक्त उठाई थी, है ना। ये हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के बुक में भी पढ़ लिया है कि श्रीलंका भले ही छोटा है लेकिन डेवलपमेंट बहुत अच्छी है वहाँ पे, है ना। इकोनॉमिक्स में हमने डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि पर कैपिटा इनकम हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, नेट अटेंडेंस रेशो, हर जगह पे डेवलपमेंट में श्रीलंका इंडिया से आगे दिखता है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन छोटी है ना, इसलिए। सिविल वॉर की वजह से बहुत नुकसान हुआ उनका, बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड टेरिबल सेटबैक टू सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री। सिविल वॉर की वजह से उनकी सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, पैसों का नुकसान हुआ, लोग मारे गए, उनके कल्चर जो थे वो खत्म होने लग गए धीरे धीरे, तो उसके ऊपर बहुत बुरा असर हुआ। श्रीलंका में आज तक ये प्रॉब्लम चलती आ रही थी, लेकिन अभी थोड़ी स्टेबिलिटी है क्योंकि जो तमिलों के नेता थे, कुछ लीडर्स, उनको मार दिया गया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है अगर कोई देश पावर शेयरिंग न करे। बेल्जियम ने पावर शेयरिंग किया था, वो हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो तैयार करूंगा वो पॉइंट हमारा रहेगा एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में भी 2 लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, डच एंड फ्रेंच, लेकिन उन्होंने कैसे अपनी पावर को एक दूसरे को बांट दिया, लेकिन श्रीलंका बांटने के लिए तैयार नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ज़रूर अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।